प्रश्न, ग्लोबल आईआर एजेंडा क्या है? उत्तर, न्यू ऑरलियंस सम्मेलन में 2015 आईएसए के प्रमुख ने तय किया कि वैश्विक आईआर को क्या देखना चाहिए। इसके संदर्भ में वैश्विक आईआर एजेंडा क्या होना चाहिए? आचार्य 2007 ने उन्हें ग्लोबल आईआर के आयामों के आधार को बल प्रदान करने के लिए बाध्य किया है। ये व्यापक छत्र है जो विवाद, व्याख्या, विस्तार और वृद्धि के लिए खुले है। ये विषय है: 1. वैश्विक इतिहास से नए रुझानों, परिकल्पनाओं और तकनीकों की जांच करें। 2. जांच करें कि पश्चिमी वर्चस्व के 200 से अधिक वर्षों के बाद शक्ति और विचारों के विस्तार में परिवर्तन कैसे आ गया है। 3. क्षेत्रीय दुनिया की विविधता और संयोजकता की जांच करें। 4. विषयों और तकनीकों पर काम करें जो अनुशासनात्मक और क्षेत्रीय अध्ययन ज्ञान के गहन और एकीकरण की मांग करते हैं। 5. अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अवधारणाओं और मानकों के आदान प्रदान पर विचार करें। 6. सभ्यताओं में पारस्परिक सीखने के विचार पर ध्यान दें, जिसे सभ्यताओं के टकराव के विचार से अधिक ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त है। इन आयामों के द्वारा आचार्य आईआर के वैश्वीकरण का आह्वान करते हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि ग्लोबल आईआर के लिए बातचीत जारी रहे। के.एम. फिएरके और वी.एन. जाबरी 2019 का कहना है कि ग्लोबल आईआर यूरोप केंद्रित अनुशासन का प्रांतीयकरण करना चाहता है। वे प्रतिपादित करते हैं कि वैश्विक बातचीत वैश्विक आईआर करने का एक तरीका है और यह एक प्रक्रिया है। आईआर को ग्लोबल करना। आईआर को ग्लोबल करने की कोशिश में आचार्य और बुजान ने एशियाई आईआर के माध्यम से गैर पश्चिमी आईआर करने की कोशिश की है। उनका दावा है कि एशिया में हमारे पास कुछ योगदानकर्ता है जो पश्चिमी मानदंडों पर लगभग सही बैठते हैं। वे 4 प्रमुख प्रकार के कार्यों की पहचान करते हैं जिन्हें किया जा सकता है और इसे सॉफ्ट थ्योरी कहते हैं। पहले सिद्धांत कर, जहां हम एशियाई शास्त्रीय परंपरा में थ्यूसिडाइड्स, हॉब्स, मैकियावेली और कांट की समानताएं भी पा सकते हैं, जैसे संत जू, कन्फ्यूशियस और कौटिल्य। साहित्य धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य आंकड़े पर केंद्रित है। कई विद्वानों ने राज्य, संप्रभुता, विश्व व्यवस्था और न्याय के गैर पश्चिमी आख्यानों को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया है। कर्नाड 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में पूर्वी एशियाई चमत्कार के बारे में बात करते हैं, जहां कन्फ्यूशियस के चिंतन और विचारों को पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के विकल्प के रूप में एशियाई मूल्यों के रूप में उद्धृत किया गया था। विनय कुमार सरकार 1919 ने कौटिल्य से संबंधित संप्रभुता और शक्ति संतुलन के बारे में बात की, जिन्हें दुनिया के पहले यथार्थवादी के रूप में भी जाना जाता था। मंडल सिद्धांत का विश्लेषण करके सरकार यही सुझाव देते हैं। सरकार 1919 संप्रभुता का सार वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है, जहां ऐत्रेय ब्राह्मण बताता है कि सर्वोच्च होना चाहिए और प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार होना चाहिए। संप्रभुता के भारतीय प्रयोग का विश्लेषण करते हुए नवनीता चड्डा बेहरा 2020 कविराज 2010 का हवाला देती है। कविराज ने मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और महाभारत का विश्लेषण किया है, जहां दंड और धर्म पर चर्चा की गई थी कि राजा किस प्रकार राजधर्म के कानून के तहत दंड के माध्यम से संप्रभुता का अभ्यास करता है। बेहरा 2020। एशियाई आईआर करने का दूसरा तरीका विभिन्न राजनीतिक नेताओं की विदेश नीतियों को पढ़ना और समझना हो सकता है। उस नेता में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण गांधी है, जो औपनिवेशिक प्रतिरोध के अग्रदूत है। गांधी ने सत्याग्रह या अहिंसा के विचार को सामने रखा, जो पश्चिमी निष्क्रिय प्रतिरोध आचार्य और बुजान 2007 के समान था। दूसरे नेता जवाहरलाल नेहरू न केवल एक विचारक के रूप में बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके विचार एशिया के कई साथी राष्ट्रवादियों पूर्वोक्त की प्रारंभिक विदेश नीति विश्वासों और तरीकों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में यथार्थवादी लेखन के क्षेत्र में भी काम किया, जहां उन्होंने निकोलस स्पाइकमैन की स्थिति के बारे में विचार किया कि न्याय, निष्पक्षता और सहिष्णुता के मूल्यों का पालन तब तक किया जा सकता है जब तक कि वे सत्ता के उद्देश्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विश्व युद्ध के बाद के व्यवस्था के बारे में वाल्टर लिपमैन का विचार केवल गठबंधन के इर्द गिर्द घूमने के बारे में नेहरू जी द्वारा सवाल उठाया गया था।
आईआर के गैर पश्चिमी तरीके के रूप में नेहरू ने जो प्रमुख कदम उठाया वो 1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। वर्मा के आंग सान सूकी ने बर्मा के सैन्य शासन के विपरीत अन्योन्याश्रितता और बहुपक्षवाद पर जोर देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक उदार अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व किया। सन 1946। आचार्य और बुजान ने सोचा कि ये अध्ययन एक क्षेत्र विशेषज्ञ तरीके से किया गया है, न कि आईआर विद्वानों द्वारा। गैर पश्चिमी आईआर का तीसरा तरीका यह है कि कई एशियाई आईआर विद्वानों ने पश्चिमी सिद्धांत को स्थानीय संदर्भों में लागू किया है और इसकी प्रासंगिकता का आकलन किया है। उदाहरणों में शामिल हैं जापान में ताकाशी इनोगुची, चीन से योनगजिन झांग, भारत से एपी राणा और कांटी बाजपेयी, कोरिया से चुनगिन मून, मलेशिया से मुथैया अलगप्पा, यूएसए में कार्यरत और चीन से योनगजिन झांग, न्यूजीलैंड में कार्यरत आचार्य और बुजान 2007। उदाहरण के लिए, मुथैया अलगप्पा का मानना है कि हम एशियाई धरातल पर कई सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन जातीय उदंता संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए अलगप्पा 1998, लेकिन यह केवल पश्चिमी सिद्धांतों को प्रासंगिक बना देगा। हालांकि वैश्विक आईआर विद्वान इसके गलत या सही होने पर कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक आर्गुमेटेटिव इंडिया में भी भारत में लोकतंत्र की जड़ों के बारे में बात की है। वो इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे लोकतंत्र भारतीय अभ्यास का हिस्सा था और यह केवल चुनाव के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिक संवाद और विभिन्न दृष्टिकोणों की उपलब्धता और उन्हें सुनने की इच्छा के बारे में है। सेन युद्ध की नैतिकता आचार्य 2011 के बारे में बात करते हुए यहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच भगवत गीता के तर्क का उपयोग करते हैं। गैर पश्चिमी आईआर का एक अन्य रूप आंद्रे गुंडर फ्रैंक 1966 द्वारा निर्भरता सिद्धांत है, जिन्होंने इस विचार को विकसित किया कि अनुभव में अंतर के कारण तीसरी दुनिया कभी भी पश्चिम के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं कर सकती है। फ्रैंक ने यह समझाने के लिए मेट्रोपोलिस मॉडल तैयार किया कि कैसे महानगर द्वारा अधिशेष का विनियोजन किया जाता है। फ्रैंक इसी तरह समीर अमीन 1976 ने समान तर्ज पर केंद्र और परिधि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने आईआर बुजान 2007 में तीसरी दुनिया के संदर्भ को जोड़ने के बजाय केवल तीसरी दुनिया के शोषण की व्याख्या की। इसी तरह एक उत्तर औपनिवेशिक ज्ञान केवल उपनिवेशी हाशिए पर पड़े लोगों से सवाल करता है, लेकिन ज्ञान को जोड़ता नहीं है। वैश्विक आईआर परियोजना हाशियाकरण, बहिष्करण और अहंकार को पीछे छोड़ते हुए विविधता के लिए सुरक्षित दुनिया का आह्वान करती है। ग्लोबल आईआर जीवंत, अभिनव और समावेशी होना चाहिए। आचार्य और बुजान 2007। आचार्य का मानना है कि वैश्विक विरासत को समझने के लिए वैश्विक संरचना को उजागर किया जाना चाहिए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.